हेलो ऑल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर दी HPAS, HPNT एंड HP अलाइड एग्जामिनेशन। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो इन तीनों एग्जाम्स को एक साथ टारगेट करने की सोचते हैं। जब भी हम बात करेंगे ना कि बच्चे से शुरुआत कर रहा होगा तैयारी की, तो उससे हम पूछेंगे कि तेरा टारगेट क्या है, तो बोलेगा कि जो भी एग्जाम नेक्स्ट इन लाइन है वो मेरा टारगेट है, और HPS भी दे दूंगा, HP अलाइड भी दे दूंगा, HPNT भी दे दूंगा। तो इस तरह के बहुत सारे एस्पिरेंट हैं, लेकिन एक दिक्कत क्या आती है उन बच्चों को कि सर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि हम एक सिंगल प्रिपरेशन से इन तीनों एग्जाम्स को टारगेट कर लें। दोस्तों, इस वीडियो में मेरा मकसद रहेगा कि मैं आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजी बताऊं और कोशिश करूं कि आपकी मुसीबत दूर हो जाए। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, जब भी हम एक साथ मल्टीपल एग्जामिनेशंस को टारगेट करने की सोचते हैं तो हमारा सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि हम तीनों एग्जामिनेशंस के सिलेबस अपने सामने रख लें और उन सिलेबस को एनालाइज करें। देखो, अभी जो सिलेबस है जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर हम सिलेबस में कुछ कॉमन पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर ले और कुछ यूनिक पॉइंट आइडेंटिफाई कर ले तो उनको टैकल करना आसान हो जाएगा। अगर मैं बात करूं HPS एग्जामिनेशन, HPNT एग्जामिनेशन या फिर HP अलाइड एग्जामिनेशन, इन तीनों एग्जामिनेशन में हमें एक चीज जो कॉमन देखने को मिलती है कि यहां पर जो पहला पेपर है जिसको हम प्रीलिम्स पेपर कह लें या फिर प्रिलिमिनरी के पेपर कह लें या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट कह लें, ये हमारा ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर का मतलब क्या है कि आपके हाथ में एक पेपर थमाया जाएगा और एक OMR शीट दी जाएगी और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे इस पेपर में, MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे जिनको आपको सॉल्व करना है। वो स्क्रीनिंग टेस्ट बेसिकली क्यों है कि मैक्सिमम जो बच्चे जो कैपेबल नहीं है उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए उनको फिल्टर आउट किया जा सके और जो अच्छा बच्चा है सिर्फ वही नेक्स्ट लेवल पर जाए। अब नेक्स्ट लेवल क्या होता है इन तीनों ही एग्जामिनेशन में, वो है डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव पेपर का मतलब क्या है कि यहां पर आपका एक टेस्ट होता है जहां पर आपको आंसर लिखने पड़ते हैं। मतलब यहां पर कोई MCQ बेस्ड पेपर नहीं है, यहां पर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, एक शीट मिलेगी और जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर आपको डिटेल फॉर्म में अपनी शीट पे लिखने पड़ेंगे और फिर वो आपकी सबमिट हो जाएगी। अब उनमें से भी जो क्रीम होगी वो सिलेक्ट होगी फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो जनरली ये पैटर्न आपको तीनों ही एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा कि पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जहां पर ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, जहां पर मैक्सिमम बच्चे निकल जाएंगे और सिर्फ अच्छे बच्चे आगे आएंगे, और उनमें से भी नेक्स्ट लेवल डिस्क्रिप्टिव राउंड का होगा जिनमें सिर्फ और सिर्फ फिर क्रीम आगे जाएगी और उसके बाद कहीं इंटरव्यू होता है, कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, तो वो हमारा तीसरा प्रोसेस हो जाता है। तो ये कॉमन चीज है तीनों ही एग्जामिनेशन में। तो इनके लिए हम एक रूपरेखा अच्छे से तैयार कर सकते हैं कि भाई पहले तो मुझे एक ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए तैयार करना है खुद को, फिर मुझे एक डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए तैयार करना है खुद को, और फिर मुझे इंटरव्यू या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी होना है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं सिलेबस की, देखिए सिलेबस देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम अगेन यूनिक पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमारे सामने इस टाइम पर HPS, HPNT और HP अलाइड का सिलेबस है। और दोस्तों, अगर मैं सिलेबस को देखूं तो मुझे कुछ कॉमन चीजें भी दिखेंगी। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर मैं HPS एग्जामिनेशन की बात करूं तो यहां पर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपको पता है कि 2 पेपर होते हैं। एक पेपर है एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर 2 और पेपर 1 है जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में 8 कंपोनेंट आपसे पूछे जाते हैं, जिनमें है हिमाचल जीके, फिर उसके बाद आता है मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री बेसिकली, और आपका फिर आता है पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, कल्चर, और उसके साथ साथ आप लोगों को करंट अफेयर्स, और एक और कंपोनेंट है एनवायरमेंट। इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 8 कंपोनेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे इन दी HPAS एग्जामिनेशन। मैं एक बार लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए। पहला कंपोनेंट है HP जीके, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट आपका आता है इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट आपका आता है इंडियन पॉलिटी, देन ज्योग्राफी आती है, प्रीलिम्स में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भी आती है और ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड भी आती है। देन उसके बाद आता है जनरल साइंस। जनरल साइंस के बाद आपका जो कंपोनेंट आता है वो आता है इंडियन इकोनॉमी, देन आता है करंट अफेयर, और एक कंपोनेंट आता है एनवायरमेंट। तो ये आपका HPAS का GS1 का प्रीलिम्स का सिलेबस है, ठीक है। और जो सेकंड पेपर है CSET, वो सिर्फ और सिर्फ HPS के पेपर में देखने को मिलेगा, वो HPNT और HP अलाइड में नहीं आता है। तो दिस इज द होल यूनिक कंपोनेंट फॉर द HPS एग्जामिनेशन ओनली, ठीक है। कॉमन कंपोनेंट कौन से हैं, अगर मैं बात करूं अब HP अलाइड और HPNT के संदर्भ में, अगर उनके सिलेबस को भी मैं यहां पर मैच करना शुरू कर दूं, तो दोस्तों HP जीके आपको सभी एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी। भले ही वो आपका HPAS एग्जामिनेशन है, भले ही वो आपका HPNT एग्जामिनेशन है, भले ही वो आपका HP अलाइड एग्जामिनेशन है। तो जब आप बलोखरा पढ़ रहे हैं, या फिर आप हिमाचल दर्पण पढ़ रहे हैं, या फिर आप हिमाचल 360 डिग्री पढ़ रहे हैं, या फिर आप जोग्ता अकेडमी की मैगजीन पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी क्यों ना पढ़ रहे हो हिमाचल जीके के संदर्भ में, वो आपका तीनों ही एग्जामिनेशन में यूज होने वाला है। अब किस लेवल पर यूज होगा वो आपकी चीजें वेरी करेंगी, ठीक है। दूसरी बात कि यहां पर है इंडियन हिस्ट्री। अगर हम HPS के सिलेबस में देखें
तो यहाँ पर पूरी इंडियन हिस्ट्री वर्ल्ड लिखा हुआ है और इंडियन फ्रीडम मूवमेंट लिखा हुआ है, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री भी है, मिडिवल हिस्ट्री भी है और एंशिएंट हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि सिलेबस में वर्ड है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। लेकिन अगर आप लोग अलाइड और एंटी का सिलेबस देखो तो यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री है फ्रॉम 1857 ऑनवर्ड और यहाँ पर भी मॉडर्न हिस्ट्री है फ्रॉम 1857 ऑनवर्ड। मतलब जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे फॉर एचपीएस एग्जामिनेशन तो आप बड़ा डोमेन पढ़ोगे, आप हायर चीजें पढ़ोगे और इसी में आपकी ऑलरेडी कवर हो जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि आपकी अलाइड और एंटी में पूछी जाने वाली है। तो अगेन दिस कंपोनेंट इज क्वाइट कॉमन फॉर दी 3 एग्जामिनेशंस। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंडियन पॉलिटी की तो अगेन ये तीनों ही एग्जाम्स में कॉमन आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोग लक्ष्मीकांत अगर पढ़ते हैं तो उस लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन अलाइड में भी आने वाला है, एनटी में भी आने वाला है और एचपीएस में भी आने वाला है। उसके बाद जो चौथा कंपोनेंट है ज्योग्राफी। तो अगेन अगर मैं बात करूं एचपीएस और एचपीएनटी और एचपी अलाइड की, तो एचपीएस में तो प्रीलिम्स में आपको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया दिया हुआ है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड दिया हुआ है, लेकिन यहां पर आप लोगों को क्लियरली ज्योग्राफी ऑफ इंडिया लिखा हुआ है और यहां पर भी आप लोगों को ज्योग्राफी ऑफ इंडिया लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो अगेन एक बड़ा कंपोनेंट आप प्रिपेयर करते हैं एचपीएस में और उससे आपकी इंडियन ज्योग्राफी फॉर एचपीएनटी एचपी अलाइड ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाती है। नेक्स्ट कंपोनेंट जनरल साइंस, तीनों में कॉमन है। इंडियन इकोनॉमी अगेन तीनों में कॉमन है। अब बात करें एनवायरमेंट की, तो एनवायरमेंट हमें सिर्फ इनमें एक एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है और वो एग्जामिनेशन है आपका एचपी अलाइड। एचपी एनटी में हमें एनवायरमेंट वाला कंपोनेंट देखने को नहीं मिलेगा, बट कई बार करंट अफेयर के क्वेश्चन एनवायरमेंट से आ जाते हैं, जैसे कौन सी सीओपी कहां पर हुई है, कौन सी कन्वेंशन इस टाइम पर न्यूज में है, तो वो क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। करंट अफेयर अगेन तीनों में कॉमन है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो हमने जो प्रीलिम्स का सिलेबस देखा एचपीएस का, दैट इज ऑलमोस्ट कॉमन विद द एचपी एनटी एंड एचपी अलाइड एग्जामिनेशन। एक थोड़ा सा फर्क क्या आएगा, एक कंपोनेंट जो आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर आप एनटी और अलाइड की तैयारी कर रहे हो, तो वो कंपोनेंट है आपका इंडियन कल्चर। मतलब ये कंपोनेंट ऐसा है जो आप लोग यूनिकली पढ़ोगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए फॉर एनटी एंड अलाइड। अब दोस्तों यहां पर एक और पॉइंट है कि अगर आप एचपीएस का मेंस का सिलेबस भी उठा लो, तो एचपीएस का प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस अगर हम मिला लें तो एचपी एनटी और एचपी अलाइड का कंप्लीट सिलेबस आप प्रिपेयर कर लेते हो, क्योंकि इंडियन कल्चर अगर यहां पर प्रीलिम्स में नहीं लिखा हुआ एचपीएस के सिलेबस में प्रीलिम्स के, तो यहां पर आपको मेंस के सिलेबस में पक्का देखने को मिल जाएगा इंडियन कल्चर। मतलब एचपीएस का जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें जीएस1 की जो यूनिट 1 है उसमें इंडियन कल्चर आता है, तो आप ऑलरेडी इंडियन कल्चर प्रिपेयर करोगे जब आप एचपीएस एग्जाम की तैयारी करोगे, तो एनटी अलाइड का सिलेबस ऑलरेडी आपका कवर हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहां पर देखेंगे कि महात्मा गांधी की टीचिंग्स ये भी आपको एक टॉपिक देखने को मिलेगा जो कि एनटी और अलाइड में है प्रीलिम्स में, लेकिन एचपीएस में नहीं है, लेकिन एचपीएस के मेंस में वो आता है। तो अगेन अगर आप एचपीएस का ओवरऑल प्रिपरेशन करते हो, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का एनटी और अलाइड का सिलेबस प्रिपेयर हो जाता है, कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाता है। मतलब फिर आपको कुछ अलग से प्रिपेयर नहीं करना है। तो अगेन बड़ी मुर्गी कौन सी है, बड़ी मछली कौन सी है, वो है आपकी एचपीएस एग्जामिनेशन। तो अगर एक बच्चा तीनों ही एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने की सोच रहा है तो उसको ध्यान ये रखना है कि उसकी प्रिपरेशन एचपीएस के हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़ी प्रिपरेशन है, वो सबसे बड़ा डोमेन है। अगर इसकी प्रिपरेशन वो कर लेता है एचपीएस की, तो एचपी एनटी भी इसी में से निकलेगा और एचपी अलाइड भी इसी में से निकलेगा, फिर से टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, सिमिलरली सीसेट का पेपर उसको यूनिकली प्रिपेयर करना पड़ेगा फॉर दी एचपीएस एग्जामिनेशन ओनली। तो ये बात करी हमने प्रीलिम्स की। अब बात करते हैं मेंस के सिलेबस की। दोस्तों एचपीएस का मेंस का सिलेबस अपने आप में अथाह है, मतलब बहुत ज्यादा सिलेबस है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले ऐसे पेपर है, फिर लैंग्वेज पेपर है, फिर जीएस1, जीएस2, जीएस3 के पेपर हैं और इनमें फर्दर सब कंपोनेंट आते हैं। कि अगर मैं जीएस1 की बात करूं तो जीएस1 में इंडियन कल्चर आता है, मॉडर्न हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आती है, डिजास्टर मैनेजमेंट आता है, सोसाइटी आती है, ठीक है, एथिक्स इन पब्लिक सर्विस आती है, गांधीयन थॉट आता है। तो जीएस1 अगेन बहुत बड़ा टॉप डोमेन है। एचपीजीके आती है, जीएस2 में पॉलिटी गवर्नेंस आती है, देन अगर हम बात करें आईआर आता है, फिर हिमाचल जीके के कंपोनेंट्स आ जाते हैं। सिमिलरली जीएस3 में भी कुछ कंपोनेंट्स आ जाते हैं। तो ये टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने होते हैं और उसके बाद आप लोगों का एक ऑप्शनल पेपर होता है जो कि अगेन यूनिक आपको देखने को मिलेगा इन दी एचपीएस एग्जामिनेशन ओनली। तो अगेन यहां से अगर मैं सिलेबस कंपेयर करूं मेंस का तीनों एग्जामिनेशन के, ये अलाइड और एनटी का भी आ गया। तो अलाइड और एनटी में जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, जीएस वाला, एचपीजीके वाला, करंट अफेयर वाला, वही सिलेबस आपको मेंस में देखने को मिलेगा एक पेपर का, पेपर 1 का। तो यहां पर जैसे अगर जीके एंड करंट अफेयर का जो पेपर है और यहां पर जो पेपर है आपका जनरल नॉलेज का, उनका सिलेबस एचपी एनटी का जो प्रीलिम्स है उसका सिलेबस और इसका सिलेबस सेम है, और एचपी अलाइड का जो प्रीलिम्स है और इसका जो सिलेबस है वो दोनों सेम है। लेकिन एचपीएस में प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस अलग अलग है
और अगर आप एचपीएस की तैयारी कर रहे हो तो अगेन ये एग्जाम्स आपके ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएंगे, आपको कुछ डिफरेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक और बात कि अगर हम इन एग्जामिनेशन की बात करें तो यहां पर भी इंग्लिश का पेपर है, यहां भी ऐसे का पेपर है और यहां भी हिंदी का पेपर है। अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पर अगेन इंग्लिश का पेपर है, इसके अंदर ऐसे आते हैं, यहां पर अगेन हिंदी का पेपर है। और ये चीजें आपको क्या शो करेंगी कि अगेन मेंस में भी कुछ पोर्शन कॉमन है, जैसे लैंग्वेज पेपर्स कॉमन है तीनों ही एग्जामिनेशन में। मतलब हिंदी और इंग्लिश आप लोगों को प्रिपेयर करनी ही करनी है, भले आप कोई भी एग्जामिनेशन क्यों ना दे रहे हो इन तीनों में से। अब मैं अगर समराइज करूं अपनी पूरी डिस्कशन को, तो दोस्तों यहां तक जब हम सिलेबस की डिस्कशन करते हैं तो हमें एक चीज पता लगती है कि भाई एचपीएस के सिलेबस से एचपी अलाइड का और एचपीएनटी का सिलेबस ऑटोमेटिकली कवर हो रहा है। एचपीएस एक बहुत बड़ा डोमेन है जिसके अंदर से इनका सिलेबस प्रीलिम्स का ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, और मेंस का सिलेबस क्योंकि प्रीलिम्स वाला ही है तो मेंस का सिलेबस भी ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो अगर आपको तैयारी स्टार्ट करनी है या फिर आप सोच रहे हो तो आप लोगों को एचपीएस के सिलेबस के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। आपकी जो पूरी प्लानिंग है वो एचपीएस के सिलेबस के हिसाब से होनी चाहिए, और एचपीएस में भी सबसे पहले एचपीएस का प्रीलिम्स का सिलेबस कवर करो, क्योंकि उससे आपका एनटी और अलाइड ऑलमोस्ट हो गया। और फिर जब आप थोड़ा सा प्रिपेयर करोगे मेंस का सिलेबस तो आपका अलाइड और एनटी का जो एक दो टॉपिक बचे हैं जैसे गांधीयन थॉट और इंडियन कल्चर, वो भी आपके ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। और लैंग्वेज पेपर आपको अगेन तीनों के लिए कॉमन प्रिपेयर करनी है, ऐसे आप लोगों को तीनों के लिए कॉमन प्रिपेयर करना है। थोड़ा सा फर्क है बस इसमें कि ऐसे एचपीएस पेपर में बहुत बड़ा लिखना पड़ता है 900 शब्दों का, और यहां पर आपको 300-400 शब्दों का ऐसे लिखना पड़ेगा। बट अगेन डायमेंशन जो है, जो थीम है, जो स्ट्रक्चर है, वो ऐसे का कॉमन रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू मैनेज देम टुगेदर। तो सबसे पहले जो पॉइंट इंपॉर्टेंट था वो था सिलेबस मैनेजमेंट। मैंने आपको बताया कि सिलेबस मैनेज करना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों टाइम मैनेजमेंट का इशू क्या है कि आप लोग जब तैयारी करनी शुरू करोगे और बाई चांस मान लो बीच में एलाइड की नोटिफिकेशन आ जाती है तो आपकी पूरी प्लानिंग बिखर जाएगी, चेंज हो जाएगी। फिर आप सोचोगे कि सर अब मैं क्या करूं, अब भी मैं एचपीएस के हिसाब से तैयारी करूं या फिर मैं अपनी जो प्रिपरेशन है वो नेक्स्ट एग्जाम जो लाइन में है उसके हिसाब से शुरू कर दूं। दोस्तों टाइम मैनेजमेंट अगेन बहुत जरूरी है, मैं आपको बताने वाला हूं आगे किस तरीके से आपको इसको मैनेज करना है। देन अप्रोच एंड स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और प्रायोरिटी आप लोगों ने कैसे सेट करनी है। तो दोस्तों अगर सिलेबस मैनेजमेंट की बात करूं तो मैंने आपको एक बार ब्रीफली समराइज कर दिया है। मैं अगेन बताता हूं कि ये आपके कॉमन कंपोनेंट है, हिमाचल जीके, इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, करंट इवेंट। दीज आर दी कॉमन टॉपिक्स जो आपको एक बार तो प्रिपेयर कर लेने हैं, और जब आप इनको प्रिपेयर करोगे तो ये प्रिपरेशन आपकी तीनों ही एग्जामिनेशन के लिए कॉमन होगी। अब देखो आप कहोगे कि सर एग्जामिनेशन का लेवल वेरी करता है, अलाइड बहुत ज्यादा टफ नहीं है, एंटी मीडियम लेवल का टफ है और एचपीएस सबसे ज्यादा टफ है, तो हम कैसे कॉमन प्रिपरेशन यूज कर सकें। तो दोस्तों प्रेम्बल का जो टॉपिक है उससे अगर टफ क्वेश्चन आएगा तो भी वही कंटेंट से आएगा, और अगर इजी क्वेश्चन आएगा तब भी वही कंटेंट से आएगा। आपसे पूछ लेंगे कि प्रेम्बल का आइडिया हमने कहां से लिया है, तो उसका आंसर यूएसए हो गया। अब अगर एचपीएस का पेपर देखो तो वहां पर उन्होंने 4 स्टेटमेंट बना दी। पहली स्टेटमेंट थी कि प्रेम्बल का जो आइडिया है वो यूएसए से ड्राइव हुआ है। दूसरी स्टेटमेंट पूछ ली कि प्रेम्बल जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। तीसरी स्टेटमेंट पूछ ली कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने मूव करी थी हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। और चौथी स्टेटमेंट बोल दी कि प्रेम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। अब एचपीएस में ये क्वेश्चन हो गया, 4 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों कंटेंट तो वही रहा ना जो आपने पढ़ा है, तो क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हैं अगर आप लोगों ने कंटेंट अच्छा पढ़ा है। ठीक है, तो यही कॉमन सिलेबस जो है आपको प्रिपेयर करना है तीनों एग्जामिनेशन के लिए। अब बात करते हैं कुछ यूनिक कंपोनेंट की। तो इन तीनों एग्जामिनेशन से अगर प्रीलिम सिलेबस की बात करूं तो गांधीयन थॉट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंट एंड प्लस इंडियन कल्चर मैंने वहां पे लिख दिया, वो भी यहाँ पे आ सकता है। ये तीनों कंपोनेंट आपको प्रीलिम्स के लिए यूनिक पढ़ने हैं। और अगर मैं मेंस की बात करूं तो सीसेट, वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसाइटी, गवर्नेंस, एथिक, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे टॉपिक आपको सिर्फ और सिर्फ एच पास के लिए पढ़ने हैं। तो दिस इज द सिलेबस मैनेजमेंट। पहली प्रायोरिटी ये कवर करना, दूसरी प्रायोरिटी ये कवर करना, और तीसरी प्रायोरिटी ये कवर करना। क्योंकि जब आप ये भी कवर करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आप एचपीएएस मेंस का कुछ पोर्शन कवर कर रहे होंगे। मतलब आप प्रिपेयर तो कर रहे हो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए एनटी और अलाइड के, लेकिन ऑटोमेटिकली आपके एचपीएस मेंस के कुछ पोर्शन कवर हो जाएंगे। जैसे ये आपका जीएस 1 यूनिट 3 का टॉपिक कवर हो जाएगा, ये आपका जीएस 1 यूनिट 2 का टॉपिक कवर हो जाएगा, और ये आपका जीएस 3 यूनिट 2 और 3 का टॉपिक कवर हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपने एचपीएस मेंस की भी तैयारी शुरू कर दी, प्लस आपने एनटी और अलाइड का प्रीलिम्स का सिलेबस तो कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है, बहुत ज्यादा जल्दीबाजी नहीं मचानी है, बहुत सारा एक साथ कवर करने की कोशिश नहीं करनी है। अपनी प्रायोरिटी एकदम क्लियर रखो कि अगले 4 महीने मतलब दिसंबर हाफ, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 15 अप्रैल तक आप लोगों का जो यूनिक पोर्शन है वो कवर हो जाना चाहिए। क्योंकि अभी हमें कोई एग्जामिनेशन नेक्स्ट देखने को नहीं मिल रहा है, अभी सिर्फ
एचपीएस के बारे में बात करी गई है, कैलेंडर सिर्फ उसी का आउट हुआ है और हमें पता है कि एचपीएस एग्जामिनेशन जो है वो जून में होना है। तो 15 अप्रैल तक आप ये यूनिक पार्ट कवर कर लो। और कैसे कवर करना है? 4 महीने 6 घंटे आप लोगों ने डेली देने हैं। जब आप ये कवर कर लोगे तो आप एचपीएस मेंस का ऑलमोस्ट 40 to 50% सिलेबस कवर कर चुके होंगे। आप लोग प्रीलिम्स के लिए 100% रेडी होंगे एचपीएस के, प्लस आप एनटी और अलाइड के प्रीलिम्स के लिए भी 90% रेडी होंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, अगले 2 महीने आप लोगों ने 3 घंटे तो देने हैं उन कंपोनेंट को जो कि यूनिक थे। पहले तो रिवाइज करना है अपने उन कंपोनेंट को जो आपने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया। पहले आप यहाँ पर रिवीजन करोगे उन सब्जेक्ट्स की जो आपने यहाँ पर पढ़ ली है, प्लस आप लोगों ने जो यूनिक कंपोनेंट है उनको पढ़ना शुरू कर देना है। जैसे मैंने बताया गांधीयन थॉट था, डिजास्टर मैनेजमेंट था, तो उनको आपने यहाँ पर कवर करना है। और उसका तीसरा स्टेप क्या रहेगा, जब आपका ये कंपोनेंट हो जाएगा, अब यहाँ पर ये स्टेप कवर करने के बाद आप एचपीएस मेंस का 60% सिलेबस कवर कर चुके हो और एचपी एनटी और एचपी लाइट का कंप्लीट सिलेबस प्रिपेयर कर चुके हो। यहाँ पर आपने प्रिपेयर करना है फॉर द नेक्स्ट एग्जाम इन लाइन, क्योंकि जब तक कोई एग्जाम आपके लिए पक्का सामने होगा तो आपने उस एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर करना शुरू कर देना है। प्लस आप लोगों ने एचपीएस मेंस का सिलेबस कवर करना शुरू कर देना है अगर एग्जाम नहीं है सामने। और उसके बाद आपने जो रिवाइज करना है पुराना सिलेबस जो आप यहाँ पर कवर कर चुके हैं वो आपकी प्रायोरिटी रहेगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैं आपको समराइज करता हूं एक बार दोबारा से। सबसे पहला काम क्या है अगले 4 महीने का, कि हमने जो कॉमन कंपोनेंट देखे हैं वो हमने कवर कर लेने हैं। जो हमने 7 कॉमन कंपोनेंट देखे वो हमने कवर कर लेने हैं नेक्स्ट 4 महीने में डेली 6 घंटे पढ़ के। उसके बाद हमारा काम क्या है कि जो हमने बीच में कुछ 3 कॉमन सब्जेक्ट देखे जो कि प्रीलिम्स के ही हिसाब से कॉमन है एनटी अलाइड में, उनको हमें कवर करना है। प्लस जो हमने पुराना 4 महीनों में कवर किया उसको रिवाइज करना है। अगर फिर कोई एग्जाम आ जाता है तो उसके हिसाब से प्रिपेयर करना है। अगर एग्जाम नहीं आता है तो हमने पुराने कंपोनेंट्स रिवाइज करते रहने हैं, प्लस एचपीएस मेंस का सिलेबस कवर करना शुरू कर देना है, ऑप्शनल अपना प्रिपेयर करना शुरू कर देना है। तो ये हमारी प्रायोरिटी होगी इन टर्म्स ऑफ टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अप्रोच एंड स्ट्रेटेजी। दोस्तों यहां पर आप लोगों की क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है कि आप लोगों को प्रिपेयर करना होगा सबसे बेस्ट एग्जाम के लिए। बेस्ट एग्जाम कौन सा है? एचपीएस एग्जामिनेशन। तो हमेशा ड्रीम करो बिग एग्जामिनेशन की। अगर मैं बात करूं मोहित की, अगर मैं बात करूं उशीन की, अभिषेक की बात करें, विपिन की बात करें, तो जितने भी ये टॉपर्स थे इन्होंने सबसे बड़ा एग्जाम चूज कर रखा था, या तो यूपीएससी चूज कर रखा था या फिर एचपीएस एग्जामिनेशन चूज कर रखा था। उसका फायदा क्या होता है कि आपके छोटे एग्जामिनेशन ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाते हैं, क्योंकि बड़े एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं है कि सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, वहां भी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन वो एग्जामिनेशन आपको तैयार कर देते हैं छोटे एग्जामिनेशन के लिए। तो यहां पर मैं आप लोगों को सबको सलाह दूंगा कि प्रिपेयर करो एचएस एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर एग्जाम है। हमें अभी तक पिछले 5 सालों में अगर कोई एग्जाम रेगुलर देखने को मिला है तो वो एचपीएस एग्जामिनेशन ही है। एचपी अलाइड 2-3 साल के गैप में, एचपी एनटी 2-3 साल के गैप में होता है। तो एचपीएस एग्जामिनेशन आपको हर साल देने का मौका मिलेगा, तो उस एग्जाम के लिए पक्का प्रिपेयर कर लीजिए। दूसरी बात, जब आप एचपीएस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप प्रिपेयर कर लेंगे एचपी एनटी और एचपी अलाइड के लिए। तीसरी बात कि जब एचपीएस एग्जाम के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो दोस्तों आप लोगों को अलाइड और एनटी की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो बहुत सिंपल लगेगी, क्योंकि आप लोग बड़ी मेहनत करके आ चुके होंगे। प्लस अगर मैं बात करूं 4 नंबर के क्वेश्चन की, 10 नंबर के क्वेश्चन की, तो लगभग वैसा ही पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा अलाइड और एनटी में। तो आप लोग ऑटोमेटिकली प्रिपेयर कर लेते हैं अलाइड और एनटी के मेंस के लिए भी, अगर आप एचपीएस एग्जाम की तैयारी करके आ चुके हैं। और यहां पर एक और बात, मेरी स्ट्रेटजी आपको यही रहेगी कि अप्रैल 15 अपना एक टारगेट रखो और इस अप्रैल 15 तक के 4 महीनों को डिवाइड कर लो सब टारगेट में, कि यार इस अगले 20 दिन मुझे ये कवर करना है, उससे अगले 25 दिन मुझे ये कवर करना है, उससे अगले 15 दिन मुझे ये कवर करना है। एक क्लियर टाइमलाइन आप लोगों के सामने लिखी होनी चाहिए, जैसे कि अगले 25 दिन में मेरी इंडियन पॉलिटी पूरी कवर होनी चाहिए, उसके अगले 20 दिन में मेरी इंडियन इकोनॉमी पूरी कवर होनी चाहिए, उससे अगले 15 दिन में मेरी जनरल साइंस अच्छे से कवर होनी चाहिए। ऐसे टारगेट आप लोगों ने लिख लेने और इन टारगेट्स को फर्दर डिवाइड करना है डे वाइज टारगेट में, कि आज मुझे इंडियन पॉलिटी का पहला और दूसरा चैप्टर कवर कर लेना है, कल मुझे इंडियन पॉलिटी का तीसरा और चौथा चैप्टर कवर कर लेना है। ऐसे टारगेट बनाओ, टिक मारते चलो, जो जो होता जा रहा है साइकोलॉजिकल एडवांटेज लो। दोस्तों हम हमेशा क्या करते हैं कि भाई तेरा दोस्त ना अगले 4 महीने में ये कवर कर लेगा, और वो 4 महीने ऐसे निकल जाते हैं पता भी नहीं लगता। तो दोस्तों अगर हम शॉर्ट टारगेट्स रखें, आज का टारगेट रखेंगे, आज सुबह उठ के पता होगी क्या पढ़ना है, शाम को जैसे ही हमने कवर किया सेटिस्फेक्शन आई, एक बर्गर खाए, एक पिज्जा खाए, एक चाय पी, एक सुट्टा मारा और खुश हो गए कि आज का टारगेट अचीव कर लिया। फिर कल का टारगेट शुरू किया, कल का शाम को अचीव कर लिया, परसों का टारगेट अचीव किया, फिर उसको शाम को खुशी मनाई। तो अगर हम डे वाइज टारगेट मीट करते चले ना तो ऑटोमेटिकली हमारे वीकली, मंथली या 4 मंथली टारगेट ऑटोमेटिकली मीट हो जाएंगे। तो दोस्तों हमेशा शॉर्ट टर्म प्लान बना के चलिए, उनको अचीव करिए। और सबसे बड़ी बात की ये प्रोसेस है,
यहाँ पर आपको सडन रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि 15 दिन की मेहनत में आपको लगे कि आप चाणक्य हो गए हो, तो दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो कोशिश करो कि थोड़ी सी कंसिस्टेंसी अपनी प्रिपरेशन में पक्का रखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेटिंग दी प्रायोरिटी। अब देखो यहां पर मैं आप लोगों को ये स्लाइड क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होगी। प्रायोरिटी का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको अपना लेवल चेक करना होगा कि आप किस लेवल के हो। यहां पर एक पॉइंट ये है कि लेवल में ये नहीं कह रहा कि आप होशियार हो तभी आप एचपीएस की तैयारी करो, या फिर आप नालायक हो तो आप एनटीए की तैयारी करो, ऐसा नहीं। लेवल का मतलब ये है कि आप इस टाइम पर कितने पानी में हो, कितना आपका बैकग्राउंड है किसी पर्टिकुलर चीज का, वो एक बार चेक कर लो। अगर आप लोगों ने ऑलमोस्ट कुछ प्रिपरेशन कर रखी है तो उसके हिसाब से आगे प्लानिंग करो। अगर आपने अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं करी है, बिल्कुल बिगिनर हो, तो उसके हिसाब से प्लानिंग करो। लेकिन यहां पर आपको एक बार तो अपना लेवल चेक करना पड़ेगा। अपने आप को धोखे में नहीं रखना है कि या तो मैं सुपर इंटेलिजेंट हूं, मैथ मेरे लिए ये खेल है, ऐसी फीलिंग कुछ भी नहीं लेकर आनी। हर चीज को एक बार प्रैक्टिकली चेक करो। अगर आपको लगता है कि मुझे सीसेट आता है, तो क्यों ना 2022 का सीसेट का पेपर उठा के सॉल्व किया जाए 2 घंटे में। अगर आपको लगता है कि मेरी पॉलिटी स्ट्रांग है, तो क्यों ना पिछले 5 साल के पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं। एक बार लेवल तो पता लग जाए, अपनी आंखें तो खुल जाए कि हम कितने पानी में हैं। दूसरी बात, ये प्लान कर लो कि कितना टाइम आपके पास है। अब ये प्लानिंग कैसे होगी, अगर मान लो आप 22-23 साल के हो, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, तो घर वालों से बात करो कि देखो ये एग्जामिनेशन टफ एग्जामिनेशन है, काफी कंपटीशन होता है, तो मुझे अगले 2 साल दे दो, 2 साल में मैं आपको सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा। तो 2 साल का टाइम आपके पास हो। अगर आप 26-27 की एज के हो, 28 की एज के हो, प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया है, तो 1 साल है आपके पास, क्योंकि फिर आपको फिर चीजें जो है वो घूरना शुरू कर देंगी, पिंच करना शुरू कर देंगी। तो उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लो। तीसरी बात कि कितना हार्डवर्क कर सकते हो भैया। ये एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी सी मेहनत करके सक्सेस पाने की सोच रहे हो, नहीं। इस एग्जामिनेशन में आपको बहुत तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अल्टीमेट हार्ड वर्क पुट ऑन करना पड़ेगा। तो कितना मेहनत करने के लिए रेडी हो, वो बहुत जरूरी है। आपका पास्ट मैटर नहीं करता, आप एनआईटी से हो, आप एचपीयू से हो, आप आईआईटी से हो, मैटर नहीं करेगा। आप कितनी मेहनत आगे करने के लिए रेडी हो और कितनी कंसिस्टेंसी के साथ करने के लिए रेडी हो, वो मैटर करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बार अपनी पर्सनल एंड फैमिली कमिटमेंट्स को चेक कर लो, अपनी सराउंडिंग्स को चेक कर लो, आसपास का माहौल कैसा है। ये चीजें आपको बाद में हर्ट कर सकती हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम, कि मान लो 3-4 शादियां पेंडिंग है, या खुद की ही शादी होने वाली है, घर वाले बार बार रिश्ता लेकर आ रहे हैं, तो ऐसे माहौल में पढ़ाई होनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक बार घर वालों से बात कर लो, और प्लस अपनी कमिटमेंट्स देख लो कि मैंने किसी को कुछ कमिट तो नहीं कर रखा। तो अगेन मेरा पॉइंट ये है कि फ्री हो जाओ थोड़े से, ताकि चीजें आपको डिस्टर्ब ना करें। तभी आप अगले 4 महीने, फिर उससे अगले 2 महीने ढंग से तैयारी कर पाएंगे और एग्जाम विदाउट प्रेशर, विदाउट स्ट्रेस दे पाएंगे। तो दिस इज दी ओवरऑल स्ट्रेटेजी फ्रॉम माई साइड। और दोस्तों मैं अगेन हमेशा आपको यही पॉइंट जो है वो पुट ऑन करता हूं कि जितनी माइंड में क्लैरिटी रहेगी, जितनी हम मोटिवेशन अपने अंदर से जनरेट कर पाएंगे, और जितना अच्छा हम प्रोसेस को बनाएंगे, इंजॉय करेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट और उतना सडन रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। जितना हम प्रेशर में तैयारी करेंगे, जितना हम आउट ऑफ टेंशन तैयारी करेंगे, जितना हम अपने आप को धोखे में रख के तैयारी करेंगे, उतनी हमें बार बार असफलताएं हाथ लगेंगी। तो दिस इज दी मैसेज फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा अपने व्यूज। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।